कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। स्टोरी पर हम लाते हैं हिंदी की बेहतरीन ऑडियो बुक्स और उपन्यास जो आपको हर लफ्ज़ के साथ एक नई यात्रा पर ले जाते हैं। रहस्य, रोमांच, प्यार और अनसुनी कहानियाँ, सब कुछ बस एक क्लिक दूर। तो चलिए डूबते हैं कहानियों की इस जादुई दुनिया में। ये है स्टोरी। मयूरी से अपने डैड की ये हालत देखी नहीं गई। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ मेरा प्लान था, मैं तुम्हें पाना चाहती थी इसलिए मैंने ऐसा किया। मयूरी की बात सुनकर देव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगा। अपने बालों पर हाथ फेरते हुए देव ने मयूरी और जमीन पर पड़े मिस्टर त्रिपाठी से कहा, उम्मीद करता हूँ ये तुम लोगों की पहली और आखिरी गलती साबित हो, वरना तुम लोग जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। आइंदा मुझे तुम्हारे आदमी महक आसपास भी भटकते हुए दिखे तो तुम्हारा ये खानदान इतिहास के पन्नों से मिट जाएगा। फिर देव ने मिस्टर त्रिपाठी के मुंह पर एक किक मारी और वापस जाने लगा। मनीष और उसके साथ आए गार्ड्स ने अपने मुंह पर मास्क लगाया और देव के साथ चलने लगे। हॉस्पिटल में मौजूद सारे स्टाफर्स को देव के गार्ड्स ने साइड किया और बाहर तैनात हो गए। जैसे ही देव के गार्ड्स बाहर आए तो उन्हें चारों तरफ से पुलिस और सीबीआई टीम के लोगों ने घेर लिया। उन लोगों के साथ स्पेशल कमांडो फोर्स भी थी जो सरकार ने खास देव को पकड़ने के लिए तैयार की थी। एजेंट अखिल भी कमिश्नर के साथ वहां मौजूद थे। जहां कमिश्नर अपनी ही सोच में गुम थे, वहीं सारे लोगों ने उस हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया था और देव के गार्ड्स पर बंदूक तान दी थी। हॉस्पिटल में मौजूद सारे स्टाफर्स घबरा गए थे और बहुत सारे लोग ग्लास वाल से बाहर का नज़ारा देख रहे थे। जैसे ही देव मनीष के साथ बाहर निकला तो उसकी नज़र सामने हो रहे तामझाम पर पड़ी। कमिश्नर ने जैसे ही देव को देखा तो उन्हें जैसे कुछ याद आया और उन्होंने एजेंट अखिल के कान में धीरे से कहा, अखिल मैंने आपसे कहा था ना, मैंने देव का चेहरा कहीं देखा है। ये देव कोई और नहीं बल्कि मुंबई का मोस्ट हैंडसम बचेले कहे जाने वाला दिव्यांश रघुवंशी है। भले ही कमिश्नर ने ये बात धीमी आवाज में कही थी, लेकिन देव के पास सुपर हियरिंग की पावर थी, जिस वजह से उसने कमिश्नर की बात बड़े आराम से सुन ली थी। देव ताली बजाते हुए आगे बढ़ गया और सामने खड़े सारे सीनियर ऑफिसर्स का ध्यान अपनी तरफ करते हुए बोला, आपने मेरी दूसरी पहचान का पता लगाने में बड़ी देर कर दी। फिर देव ने हंसते हुए कहा, जब मैं जिंदा था तो दुनिया पर राज करता था और अब मरने के बाद लड़कियों के दिलों पर राज करता हूँ। स्पेशल कमांडो फोर्स के चीफ देव की बात सुनकर इरिटेट हो गए थे। उन्होंने अपनी भारी और दमदार आवाज में कहा, अपनी बकवास बंद करो और घुटनों के बल बैठ जाओ। चीफ के इतना कहते ही सीबीआई ऑफिसर को लीड करने वाले सीनियर ऑफिसर के साथ सारे सीनियर्स ने देव के ऊपर अपनी बंदूक तान दी। उन लोगों को ऐसा करते देख देव के गार्ड्स ठहाके मारकर हंसने लगे। उन गार्ड्स को ऐसे हंसते देख सारे सीनियर्स कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी मनीष ने हंसते हुए कहा, अगर आप लोगों के अंदर बॉस को छूने की हिम्मत है तो आप लोग बॉस को गिरफ्तार कर सकते हैं। मनीष की बात सुनकर कुछ कमांडोज ने एक दूसरे को देखा और देव की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो कमांडोज देव को छू पाते उससे पहले ही उन कमांडोज के हाथ पर गोली लग गई और वो दर्द से करते हुए 2 कदम पीछे हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उन कमांडोज को ऐसी हालत में देखकर कुछ सीबीआई ऑफिसर्स और एजेंट्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों के ट्रिगर दबाने से पहले ही कुछ स्नाइपर राइफल्स की गोलियां उनके सीने के आर पार हो गई थी। उन लोगों को ऐसे देख देव के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए सीनियर ऑफिसर से कहा, क्या आप मुझे पकड़कर उन लड़कियों का दिल तोड़ना चाहते हैं जिनकी यादों और दिलों में मैं बसता हूँ? फिर देव ने बात बदलते हुए कहा, खैर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप मुझे गिरफ्तार करने के बाद लोगों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि कुछ महीने पहले जो मरा वो देव था। तो क्या देव नाम के 2 लोग हैं या देव का कोई जुड़वा भाई है? अब देव तो दुनिया की नज़रों में मर चुका है और अब अगर आप लोगों ने ये मुद्दा वापस उठाने की कोशिश की तो ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आप लोगों की बदनामी होगी, क्योंकि आप लोगों ने एक ऑफिसर की लाश को देव की लाश बताकर पूरी दुनिया वालों को दिखाया है, ये मत भूलिएगा। तुम्हें क्या लगता है हम ऐसा करने वाले हैं? हम तुम्हें पकड़ने के बाद तुमसे कुछ तहकीकात करेंगे और अगर तुमने हमारे सवालों का सही जवाब दिया तो हम तुम्हारी जान बख्शने के बारे में सोचेंगे। कमांडो चीफ ने कहा तो देव हंसने लगा। फिलहाल आप अपनी जान की फिक्र कीजिए, क्योंकि यहाँ आसपास की हर बिल्डिंग पर मेरे स्नाइपर गार्ड्स तैनात खड़े हैं, देव ने कहा और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही सीबीआई के सीनियर ऑफिसर देव को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो एजेंट अखिल ने उन्हें रोकते हुए कहा, देव को पकड़ने से ज्यादा हमारे जवानों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए वो जा रहा है, लेकिन अगली बार हम देव पर पूरी तैयारी के साथ हमला करेंगे। एजेंट अखिल की बात सुनकर सारे सीनियर ऑफिसर्स अपनी मुट्ठी भींज कर रह गए और गुस्से से देव को जाते हुए देखने लगे। जैसे ही देव रोड के किनारे आया तो एक कार देव के सामने आकर रुकी और सूर्य ने कार से बाहर निकलकर देव के लिए दरवाजा खोला। सूर्य को देखते ही एजेंट अखिल के साथ वहां खड़े सभी सीनियर ऑफिसर्स की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। जब सूर्य डीएस ग्रुप का सीईओ बना था तब सारे लोगों तक सूर्य की तस्वीरें पहुंच गई थी और दुनिया की नजरों में सूर्य एक इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ था। सॉरी बॉस, वो आने में देर हो गई क्योंकि मीटिंग में टाइम का पता ही नहीं चला, सूर्य ने कहा तो देव अपना सर हिलाते हुए कार में बैठ गया।
सूर्य की ऐसी बातें सुनकर हर कोई हक्का बक्का अपनी जगह पर जम गया। वहीं देव अपने गार्ड्स के साथ वहां से निकल गया। जब देव बंगलो पहुंचा तो उसकी नजर महक पर पड़ी, जो घबराई हुई किसी को ढूंढ रही थी। जैसे ही महक ने देव को बंगलो के अंदर आते देखा तो वो उसके गले लग गई और देव के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। देव ने भी महक को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है और घबराने की कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया हूं ना। महक ने देव के सीने पर अपना सर रखा और सिसकते हुए कहा, क्या तुम मुझे मेरे घर ले जा सकते हो? वो मुझे माँ की याद आ रही है। 102 माँ की याद। महक की बात सुनकर देव ने महक को खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, सिर्फ ये बताने के लिए तुमने इतना एफर्ट लगाया? मैं तो तुमसे कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। देव की बात पर महक ने कुछ नहीं कहा और अपना सर झुका लिया। महक को कुछ ना कहते देख देव अपनी जगह सीधा खड़ा हो गया और सूर्य की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। सूर्य ने देव के हाथ में कार की चाबी रखी और एक्सक्यूज बोलकर वहां से चला गया। देव ने अपना एक हाथ पॉकेट में रखा और चाबी से खेलते हुए बाहर जाने लगा। जाते हुए देव ने महक को अपने साथ आने का इशारा किया और मनीष से कहा, आध्या को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे यहाँ कंफर्टेबल महसूस करवाओ। मनीष ने और बॉस कहा और वहां से चला गया। बाहर जाते हुए देव ने गार्ड्स को साथ आने से मना कर दिया और महक के साथ चला गया। जैसे ही महक अपने घर में दाखिल हुई तो माया ने उसे गले लगाते हुए कहा, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। तुम दोनों आपस में बातें करो, हम बाहर हैं, नवीन ने कहा और देव के पास आ गया। जब देव ने नवीन से इशारे से पूछा कि क्या बात है तो नवीन देव को घर से बाहर ले आया और कुछ दूर जाकर रुक गया। क्या बात है? देव ने पूछा तो नवीन ने एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया, मार्कस को महक और आपके दिव्यांश वाली आइडेंटिटी का पता चल गया है। हो सकता है वो महक मैडम को किडनैप करने की कोशिश करे या फिर वो रघुवंशी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नवीन की बात सुनकर देव ने अपने होठों को कल करते हुए कहा, इस मौर्य प्रसाद की तो मैं। नवीन, बॉस मौर्य प्रसाद नहीं, उसका नाम मुरली प्रसाद है। देव, उसने अपना नाम कब बदला? नवीन, उसका नाम मुरली प्रसाद ही है, आप और शौर्य ही उसे मौर्य प्रसाद बुलाते हैं। देव, अब ये शौर्य कौन है? देव की बात सुनकर नवीन का मन किया कि वो अपना सर दीवार में पिट ले। उसने अपने माथा सहलाते हुए देव से कहा, बॉस ये मेरे छोटे भाई का नाम है शौर्य, आप उसे सूर्य कहकर बुलाते हैं। कहीं मुझे नाम भूलने की बीमारी तो नहीं हो गई? देव ने कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ कहा तो नवीन ने अपने मन में देव की बात का जवाब दिया, आपको नाम भूलने की बीमारी नहीं हुई है, आपको अच्छे खासे नाम की वोट लगाने की बीमारी हुई है। समझ नहीं आता बॉस गॉडफादर कैसे बन गए? फिर नवीन ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए देव से पूछा, बॉस आप कहे तो मार्कस को रास्ते से हटा दूं? वो मर गया तो बिना किसी दुश्मन के जिंदगी जीने में मजा नहीं आएगा। अगर उसने महक और रघुवंशी फैमिली को कुछ करने के बारे सोचा तो मैं खुद उसे मारूंगा। फिलहाल उसे उसके हाल पर छोड़ दो और माया पर ध्यान दो, देव ने नवीन से कहा और महक के पास जाने लगा। जैसे ही देव हॉल में आया तो उसकी नजर माया पर पड़ी, जो अपने हाथ में पानी का ग्लास लेकर महक के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। देव ने माया के हाथ से पानी का ग्लास लिया और उसे जाने का इशारा किया। माया ने भी बिना कुछ कहे वहां से जाना ही ठीक समझा। वहीं देव पानी आई का ग्लास लिए महक के कमरे में दाखिल हुआ और महक के पीछे जाकर खड़ा हो गया। महक जो अपने मॉम को एक तस्वीर में देख रही थी, जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है तो वो अचानक से पीछे मुड़ गई और महक के हाथ से वो तस्वीर नीचे गिरने लगी। उस तस्वीर के नीचे गिरने से पहले ही देव ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही महक देव से वो तस्वीर लेने को हुई तो देव ने अपना हाथ पीछे करते हुए महक से कहा, ये तस्वीर तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगी। कैसी शर्त? महक ने पूछा तो देव ने अपना चेहरा महक के करीब करते हुए कहा, किस्मी भान पी कर आए हो क्या? महक ने देव को गुस्से से देखते हुए कहा तो देव ने कहा, तुम्हें जो समझना हो समझो, लेकिन अगर तुम्हें ये तस्वीर चाहिए तो तुम्हें मुझे किस करना ही पड़ेगा। तुम्हें किस करेगी मेरी जूती? महक ने गुस्से में कहा तो देव ने भोला चेहरा बनाते हुए कहा, अरे रे मैडम तो नाराज हो गई। फिर देव ने महक के आगे पानी का ग्लास करते हुए कहा, पहले पानी पियो, उसके बाद है तुम्हें ये तस्वीर मिलेगी। पक्का ना? महक ने पूछा तो देव ने हाँ में सर हिला दिया। महक ने देव के हाथ से पानी का ग्लास लिया और एक ही सांस में पूरा पानी पी गई। महक जैसे ही देव के हाथ से वो तस्वीर लेने को हुई तो देव ने उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, क्या मुझे अपनी माँ की तस्वीर नहीं दिखाओगी? मैंने तुम्हें देखने से मना थोड़ी किया है। महक ने कहा तो देव ने अपने हाथ में थामी तस्वीर देखी। उस तस्वीर में महक लगभग 15 या 16 साल की थी और महक के बगल में एक महिला खड़ी थी जिसकी उम्र 40 साल के आसपास थी। वो तस्वीर देखते ही देव की पकड़ महक पर ढीली हो गई और उसके हाथ से वो तस्वीर नीचे गिर गई। जब महक ने उस तस्वीर को उठाकर देव की तरफ देखा तो देव अपने चेहरे पर हैरानी के एक्सप्रेशन लिए गहरी सोच में गुम था। दिव्यांश आर यू ऑक? महक ने देव के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा तो देव अपने ख्यालों से बाहर आया और महक से कहा, मुझे एक जरूरी काम याद आया है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। अपनी बात बोलकर देव बिना महक की बात सुने कमरे से बाहर निकल गया। नवीन, महक और माया को बंगलो लेकर जाओ, इन दोनों का यहाँ रहना सेफ नहीं है।
देव ने नवीन से कहा और महक के घर से बाहर निकल गया। देव ने स्टेयर्स से उतारते हुए अरमान को कॉल लगाई। जैसे ही अरमान ने कॉल रिसीव की तो देव ने पूछा, इस वक्त तू कहाँ पर है? बात क्या है भाई, और तू इतनी जल्दी में क्यों लग रहा है? अरमान ने उल्टा देव से सवाल पूछा तो देव ने कार में बैठते हुए कहा, तू जहां कहीं भी हो फौरन से हॉरिजॉन होटल आ जा, अर्जेंट है। ये बोलकर देव ने कॉल काट दी और होटल के लिए निकल गया। कुछ देर बाद देव और अरमान होटल के एक प्राइवेट रूम में आमने सामने बैठे थे। बात क्या है, और तूने मुझे इतना अर्जेंट में यहाँ क्यों बुलाया? अरमान ने पूछा तो देव ने कहा, क्या तुझे 9 साल पहले कलकत्ता वाली घटना याद है? हाँ याद है, लेकिन बात क्या है वो तो बता। अरमान ने कासुअली कहा, 9 साल पहले जिस औरत ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था वो महक की माँ थी। देव ने अपने हाथ को देखते हुए कहा तो अरमान चौंकते हुए बोला, ये तू क्या कह रहा है? आज जब मैंने महक के मॉम की तस्वीर देखी तो मुझे पता चला, और 9 साल पहले उस औरत के साथ जो लड़की थी वो महक है। देव ने कहा तो अरमान ने कंफ्यूज एक्सप्रेशंस के साथ कहा, समझ नहीं आ रहा कि ये कोई इत्तेफाक है या किस्मत का खेल। 9 साल पहले जिस लड़की को हमने बचाया और जिस लड़की का ख्याल रखने के लिए तूने उस औरत को वादा किया, वो लड़की आज तेरा प्यार है। यकीन तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ कि ये इत्तेफाक है या किस्मता का खेल, लेकिन कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब से मुझे ये बात पता चली है तब से मेरी खुशी दुगनी हो गई है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा तो अरमान ने कहा, क्यों ना इसी खुशी में एक छोटी 103 सीक्रेट मैरिज। 9 साल पहले कलकत्ता में 18 साल का देव एक डील साइन कर अरमान के साथ एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा था। तभी एक 16 साल की लड़की भागती हुई आई और देव से टकराकर जमीन पर गिर गई। देव ने उसे अपने हाथ का सहारा देते हुए उठाया और पूछा, तुम ठीक हो? उस लड़की ने हाफते हुए देव का हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज मेरी मॉम को बचा लो, वो लोग मेरी मॉम को मार देंगे, प्लीज आप लोग मेरी मदद करें। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ और आराम से बताओ कि क्या हुआ है। अरमान ने उस लड़की के आगे पानी की बोतल करते हुए कहा तो उस लड़की ने कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, आप बस मेरी मॉम को उनके हाथों मरने से बचा लीजिए, उसके बाद मैं आपको सब बता दूंगी। तुम्हारी मॉम इस वक्त कहाँ है और वो लोग कहाँ है जो तुम्हारी मॉम को मारना चाहते हैं? देव ने उस लड़की से पूछा तो उस लड़की ने रोड के साइड में बनी एक सुनसान गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी मॉम वहाँ है और उन लोगों ने मेरी मॉम को पकड़ लिया है। चलो देखते हैं। देव ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उस दिशा में जाने लगा जहां उस लड़की ने इशारा किया था। उस जगह पर पहुंचकर देव ने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो वहां के पार्किंग लॉट में एक औरत कुछ लोगों से घिरी हुई थी। उस औरत को देखते ही उस लड़की ने कहा, वो मेरी मॉम है। देव ने उस औरत की तरफ बढ़ते हुए अरमान से कहा, तुम इसके साथ यहीं रहो, मैं इसकी मॉम को लेकर आता हूँ। जब देव उस औरत के सामने जाकर खड़ा हो गया तो देव को देखते हुए एक आदमी ने हंसते हुए कहा, इस शहर में सारे मर्दों ने चुड़िया पहन ली है क्या, जो तेरी बेटी इस दूध पीते बच्चे को लेकर आई है? फिर उस आदमी ने उस लड़की को देखते हुए अपने साथियों से कहा, बॉस का ऑर्डर याद है ना, इन दोनों की लाशें पानी तैरते हुए मिलनी चाहिए। उस आदमी की बात सुनकर आधे लोग उस लड़की की तरफ बढ़ गए और आधे देव को मारने के लिए आगे बढ़ गए। देव ने उस औरत को पीछे रहने के लिए कहा और आगे बढ़कर एक आदमी के सीने पर जोरदार पंच मारा। वो पंच इतना जोरदार था कि उस पंच से निकलती वेव्स के असर से आसपास खड़े बाकी लोग अपनी जगह जम गए और हैरानी से देव को देखने लगे। वहीं देव का इतना जोरदार पंच देखकर उस आदमी की हालत भी खराब हो गई थी जिसने देव को ताना मारा था। जिस शख्स को देव ने पंच मारा था वो शख्स खून की उल्टियां करते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। फिर देव ने आगे बढ़कर बाकी सभी लोगों को कुछ ही मिनटों में ढेर कर दिया और उस आदमी के सामने जाकर खड़ा होते हुए बोला, काश तेरा बॉस यहाँ होता तो वो तुझे मरते हुए देख पाता। उस आदमी ने हंसते हुए देव से कहा, मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन क्या तुझे उस लड़की की परवाह है जिसे तू अपने दोस्त के भरोसे छोड़कर आया है? उस आदमी की बात सुनकर देव ने अरमान को देखा जो उन आदमियों से फाइट करते हुए हाफ रहा था। अरमान को हाफते देख समझ गया कि अरमान कुछ ही देर में नॉकआउट हो जाएगा। जैसे ही देव टेलीपोर्ट होकर अरमान के पास पहुंचा तो ये देखकर वो आदमी हैरान रह गया, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक खंजर लेकर उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। देव ने अरमान के साइड आए सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। देव ने अरमान के पास जाते हुए पूछा, क्या तू ठीक है? अरमान ने हाफते हुए हाँ में सर हिलाया। जैसे ही अरमान की नज़र उस औरत पर पड़ी तो अरमान ने देव को उस औरत की तरफ देखने का इशारा किया, लेकिन देव की नज़र उस लड़की के पीछे थी जो उसे यहाँ लेकर आई थी। एक शख्स छुपते छुपाते उस लड़की के पीछे आ गया था और जैसे ही वो उस लड़की पर पीछे से हमला करने को हुआ तो देव ने फौरन जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और उस शख्स की तरफ फेंक दिया। तभी उस लड़की ने तेज आवाज में अपनी मां को पुकारा। उस लड़की के पीछे खड़े शख्स के मरते ही देव ने उस लड़की की नजरों का पीछा किया तो देव की नजर उस लड़की की मां पर गई जो उस आदमी से अपनी जान बचाते हुए भाग रही। जब उस लड़की की मां ने अपनी बेटी की आवाज सुनी तो वो रुक गई और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी बेटी को देखा तो उस आदमी ने मौका देखते हुए फौरन उस औरत की तरफ अपना खंजर फेंक दिया।
ये देखकर देव पलक झपकते ही उस औरत के सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो खंजर उस औरत के सीने में जा लगा और वो दर्द से करते हुए जमीन पर गिर गई। जब देव उस औरत को संभाल रहा था तब उस आदमी ने पीछे से देव पर हमला करने के बारे में सोचा और जैसे ही उसने एक चाकू उठाकर देव पर हमला किया तो देव ने बिना देखे ही उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। अपनी मां को जख्मी होते देख वो लड़की और अरमान भी उस औरत के पास आ गए थे और उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अपना हाथ देव की पकड़ से छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी देव ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की और हल्के प्रेशर के साथ उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। इस हल्के धक्के से उस आदमी का शोल्डर डिसलोकेट हो गया और वो दर्द से कहने लगा, आंटी आप बस अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करिए, देव ने उस औरत का गाल थपथपाते हुए कहा और अपनी गोद में लेकर अपने कार की तरफ बढ़ने लगा। अरमान जल्दी कार निकाल, देव ने कहा तो अरमान कार लेने के लिए निकल गया। उस औरत ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए देव से कहा, देखो बेटा मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम मेरी बेटी की उन लोगों से हिफाजत करोगे। ऐसा मत कहिए मॉम, मेरे रहते आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस आप मुझे छोड़कर मत जाइए, उस लड़की ने अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए कहा। कुछ ही देर में अरमान कार के साथ देव के सामने मौजूद था। जैसे ही देव उस औरत को कार में बिठाने को हुआ तो उस औरत ने देव का हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हो बेटा? जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ, देव ने कहा तो उस औरत ने अपनी बेटी का हाथ देव के हाथ पर रखते हुए कहा, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मॉम ये आप क्या कह रही है? उस लड़की के इतना कहते ही उसकी मां ने कहा, ये तेरी मां की आखिरी इच्छा है जो तुझे पूरी करनी होगी। ये कहते हुए उस औरत ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए देव के हाथों में दम तोड़ दिया। वहीं उस औरत की बात सुनकर देव अपनी जगह पर जम सा गया और उस औरत की बेटी अपनी मां को मरते देख फुट फुट कर रोने लगी। कुछ देर बाद देव ने उस औरत के फ्यूनरल का सारा इंतजाम किया और फ्यूनरल होने के बाद देव उस औरत की बेटी को लेकर एक होटल के लिए निकल गया। रास्ते में ही देव ने उस लड़की से कहा, देखो मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मॉम के कहने पर मुझसे शादी करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद इंसानियत के नाते की थी और तुम्हारी मॉम इसे कुछ और समझ बैठी। देव की बात सुनकर उस लड़की ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और बिना भाव के कार से बाहर देखती रही। जब देव होटल पहुंचा तो उस लड़की ने कार से बाहर निकलने से मना कर दिया। देव ने उस लड़की से इसकी वजह पूछी तो उस लड़की ने कहा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती, क्योंकि सहारे इंसान को और कमजोर बना देते हैं। तो तुम जाओगी कहाँ? अगर कलकत्ता में तुम्हारा कोई है तो उसका पता बता दो, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ, देव ने कहा तो उस लड़की ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है मेरी माँ के अलावा। तो अब तुम क्या चाहती हो? देव ने कार के अंदर बैठते हुए शांति से पूछा। मैं मॉम की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ, उस लड़की ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहा तो देव थोड़ी देर के लिए चौंक गया, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने खुद को नॉर्मल कर लिया। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम तैयार हो? उस लड़की ने देव से पूछा तो देव कुछ देर सोचने के बाद देव ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी इस शादी के बारे में किसी को पता चले, अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो। उस लड़की ने देव की बात काटते हुए कहा, मेरी भी एक शर्त है। देव, वो क्या? ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, इसका हमारी पर्सनल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और शादी के बाद तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दोगे और ना ही मेरी किसी मामले में इंटरफेयर करोगे, उस लड़की ने अपनी शर्त देव के सामने रखते हुए कहा। उस लड़की की शर्त सुनकर देव ने तुरंत शादी के लिए हामी भर दी और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। ये सीक्रेट मैरिज वाली बात देव और उस लड़की के पीछे थी। फ्लैशबैक एंड। महक अपनी मां की फोटो देखते हुए 9 साल पहले इस इंसिडेंट के बारे में सोचकर थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि महक देव से प्यार करने लगी थी और वो ये नहीं जानती थी कि देव ही उसका पति है। वहीं दूसरी तरफ देव भी ये वाकया याद कर रहा था, लेकिन वो महक की तरह उदास होने के बजाय खुश हो रहा था। 104 ढिंढोरा। देव अरमान के साथ होटल में बैठा बातें करते हुए ड्रिंक कर रहा था। बातों बातों में ही देव ने अरमान को उसकी शादी वाली बात बता दी, जिसे सुनकर अरमान हक्का बक्का रह गया। इसका मतलब तूने महक के मां की आखिरी इच्छा पूरी कर दी? अरमान ने हैरानी के भाव लिए देव से पूछा। तो देव ने कहा, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और इस शादी में उसकी मर्जी भी शामिल थी। तो तुम दोनों के बीच क्या शर्तें तय हुई थी? अरमान ने सवालिया निगाहों से देव को देखते हुए पूछा। देव ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से उसे नशा चढ़ने लगा था। उसने नशीले अंदाज में कहा, हमने ये तय किया था कि हम शादी तो करेंगे, लेकिन शादी होने के बाद एक दूसरे के लिए अनजान हो जाएंगे, फिर वो अपने रास्ते होगी और मैं अपने रास्ते। फिर देव ने ग्लास की वाइन एक बार में गटकते हुए कहा, हे ऊपर वाले, तेरे किस्मत के खेल भी बड़े निराले हैं। पहले तूने मेरी शादी हिमांशी से नहीं होने दी और मुझे बार बार महक को बचाने के लिए भेज दिया, जो पहले से ही मेरी बीवी थी, और मैं भी इस बात को भूल गया था कि 9 साल पहले मेरी किसी से शादी हुई है। थैंक यू ऊपर वाले, मुझे मेरी शादी याद दिलाने के लिए और मुझे मेरी बीवी वापस देने के लिए। लगता है तूने कुछ ज्यादा ही पी ली है, चल तेरे घर जाने का वक्त हो गया है, अरमान ने देव को उठाते हुए कहा।
देव लड़खड़ाते कदमों से अरमान के चलते हुए बोला, क्या घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है? हाँ, वो तेरे आने का ही इंतजार कर रही है, अरमान ने देव को बहलाने के लिए कहा और देव को कार में बिठा दिया। अरमान ने कार स्टार्ट की और रघुवंशी हाउस के लिए निकल गया। रास्ते में ही देव का फोन बजा, लेकिन देव सीट से टिककर सो गया था। अरमान ने देव की पॉकेट से फोन निकाला और कॉल रिसीव करते हुए फोन कान पर रख लिया। कॉल की दूसरी तरफ से कीर्ति जी ने कहा, इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक बाहर हो, घर आने का इरादा है या नहीं? आंटी, मैं देव का दोस्त अरमान बोल रहा हूँ। देव ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी तो वो कार में ही सो गया है, अरमान ने ड्राइव करते हुए कहा। तो कीर्ति जी ने हैरानी से कहा, क्या उसने ड्रिंक की है? जी, लेकिन इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? अरमान ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। तो कीर्ति जी ने कहा, पिछले 5 सालों में उसने वाइन को हाथ तक नहीं लगाई है, तो जाहिर सी बात है कि पहली बार उसके बारे में ऐसा सुनने के बाद हैरान होना तो बनता है। खैर ये सब छोड़ो और तुम उसे फौरन घर लेकर आ जाओ। जी आंटी, मैं रास्ते में ही हूँ, बस कुछ ही मिनटों में घर पहुँच जाऊंगा, अरमान ने कहा और कॉल काट दी। जब अरमान ने रघुवंशी हाउस के बाहर कार रोकी को देव की नींद टूट गई और वो कार से बाहर निकल गया। बीवी, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा मियाँ आ गया, देव लड़खड़ाते कदमों से घर के अंदर जाते हुए बोला। वहीं हॉल में खड़े कबीर, कीर्ति और शिव देव की ऐसी हालत देखकर हैरान थे। जैसे ही देव उनके पास आया तो उसने अपनी आंखें मलते हुए उन तीनों को देखा और उनसे पूछा, सब लोग तो यहीं है लेकिन मेरी बीवी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मॉम, महक कहाँ है? ये क्या कह रहे हो तुम? और तुमने महक से शादी कब की? कबीर जी ने देव से पूछा। तो देव ने मुस्कुराते हुए कहा, 9 साल पहले मैंने महक के मॉम की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उससे शादी की थी। इसने पी रखी है इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। आप इसे इसके कमरे में छोड़ दीजिए, जब कल सुबह इसके ऊपर से नशा उतरेगा तब हम इससे बात करेंगे, कीर्ति जी ने कहा। तो देव ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, ये सच है कि मैंने महक से शादी की है और मेरे पास उसका सबूत है। फिर कुछ सेकंड रुककर देव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं भूल गया था कि मैंने 9 साल पहले किसी से शादी की है और इन बातों से अनजान मैं हिमांशी से प्यार कर बैठा, लेकिन किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं। मेरी मंगनी हिमांशी से टूट गई और मेरी जिंदगी में मेरी बीवी महक आ गई। तभी अरमान देव का फोन लेकर उसके पास आया और शिव के हाथ में फोन पकड़ाते हुए कहा, सॉरी, वो देव का फोन मेरे पास से छूट गया था तो मैं बस यही देने आया था। बेटा अरमान, ये देव कैसी बातें कर रहा है? ये कह रहा है इसकी शादी 9 साल पहले ही महक से हो गई है, कीर्ति ने देव की बात दोहराते हुए अरमान से पूछा। देव सही कह रहा है आंटी, इसकी शादी 9 साल पहले महक से हो गई है। फिर अरमान ने 9 साल पहले का वाकया उन तीनों को शार्ट में सुनाया और कहा, मुझे बस इतना ही मालूम है, अगर आपको इसके आगे का जानना है तो आप देव से पूछ लीजिए। फिलहाल तो वो इस कंडीशन में नहीं है, कुछ बता सके तो उसका नशा उतरने के बाद आप लोग उससे पूछ लीजिए। मैं चलता हूँ। अरमान के जाने के बाद शिव देव को उसके कमरे में ले गया और उसे बेड पर लिटाकर उसके शूज उतार दिए और ब्लैंकेट से कवर करने के बाद वो जैसे ही बाहर जाने को हुआ तो देव ने शिव से पूछा, मेरा फोन कहाँ है? आपका फोन बेड के साइड वाले टेबल पर रखा है, शिव ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। देव ने अपना फोन लिया और नवीन को कॉल लगा दी। नवीन के कॉल रिसीव करते ही देव ने उससे पूछा, महक कहाँ है? नवीन ने जवाब दिया, मैं महक मैडम और माया को बंगलौर लेकर आ गया हूँ और इस वक्त वो दोनों यहीं पर है। ठीक है, मेरी बीवी का ख्याल रखना और उसके ऊपर लगे सारे इल्जाम को गलत साबित करो और जितनी जल्दी हो सके इस बात को दबा दो। कल सुबह इस बारे में कोई भी न्यूज़, टीवी या सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए, देव ने कहा और कॉल काट कर सो गया। नवीन को यह समझ नहीं आ रहा था कि देव ने महक को अपनी बीवी क्यों कहा, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और काम पर लग गया। दूसरी तरफ महक इसी कश्मकश में थी कि वो अपने अनजान पति को कैसे ढूंढे और उससे डाइवोर्स की बात करे, क्योंकि महक देव से प्यार कर बैठी थी और वो ये नहीं जानती थी कि जिससे वो प्यार करती है वही उसका पति है। कुछ देर बाद महक ने देव का पता ढूंढने के लिए अपने बैग से मैरिज सर्टिफिकेट निकाला और उस सर्टिफिकेट में देव का नंबर देखने लगी। जल्द ही उसे देव का नंबर मिल गया और उसने अपना फोन निकालकर देव के पुराने नंबर पर कॉल लगा दी। 9 साल पहले देव के पास जो नंबर था, अब वो नंबर रवि यूज कर रहा था। रवि अपने कमरे में आराम से सो रहा था कि तभी उसका फोन बजा। फोन की रिंग सुनकर रवि की नींद टूटी और उसने झुंझलाते हुए कॉल रिसीव की और फोन अपने कान पर रखते हुए बोला, यही टाइम मिला था क्या कॉल करने के लिए? आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद टूटी, लेकिन ये थोड़ा अर्जेंट है। क्या आप मिस्टर देव बात कर रहे हैं? महक ने पूछा तो रवि ने कहा, मैं उनका असिस्टेंट हूँ, कहिए क्या बात है? और आप कौन है? मैं देव की पत्नी बात कर रही हूँ। क्या आप मेरी बात मिस्टर देव से करवा सकते हैं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। महक के इतना कहते ही रवि की आंख से नींद गायब हो गई और उसकी जगह हैरानी ने ले ली। क्या आप सचमुच बॉस की पत्नी है? रवि ने हैरानी से 105 शादी की तारीख। क्या आप सचमुच बॉस की पत्नी है? रवि ने हैरानी से पूछा। जी हाँ, क्या आप मेरी उनसे बात करवा सकते हैं?
महक ने कहा तो रवि झटके के साथ अपनी जगह पर बैठ गया और बोला, यकीन नहीं हो रहा बॉस ने शादी कर ली। वैसे आप दोनों की शादी को कितना टाइम हुआ है? पहले आप मेरी उनसे बात करवाइए, फिर मैं आपको सब बताऊंगी, महक ने कहा तो रवि ने निराशाजनक आवाज में कहा, बॉस इस वक्त अपने घर पर है और मैं अपने, बुरा मत मानिए लेकिन अब आप उनसे कल ही बात कर सकती है। रवि की बात सुनकर महक ने पूछा, क्या आपके बॉस के पास कोई दूसरा नंबर है? अगर है तो आप वो दूसरा नंबर मुझे दे दीजिए। महक की बात सुनकर रवि एक अजीब दुविधा में फंस गया था। रवि को यह डर था कि अगर वो देव का नंबर फोन कॉल पर बात कर रहे शख्स को देता है तो शायद वो शख्स देव का नंबर टैप करके उसकी लोकेशन जान सकता था, जिससे देव और उसके साथ राघवंशी फैमिली मुसीबत में फंस सकती है। रवि ने एक गहरी सांस लेने के बाद कहा, फिलहाल मेरे पास उनका नंबर नहीं है, सॉरी, लेकिन अब आप उनसे कल ही बात कर पाएंगी। ये कहते हुए रवि ने कॉल काट दी। कॉल कट होते ही महक परेशानी के मारे कमरे में टहलने लगी। अगली सुबह मनीष के चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ते ही उसकी आंख खुल गई। कुछ देर बाद मनीष उठा और वर्कआउट करने के बाद फ्रेश होकर किचन में आ गया। वहीं आध्या भी धीरे धीरे बंगलों में कंफर्टेबल होने लगी थी। आज आध्या ने अपने कमरे से निकलने का सोचा और वो अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ गई। कुछ देर हॉल में टहलने के बाद आध्या की नज़र मनीष पर पड़ी, जो किचन में खाना बना रहा था। मनीष को किचन में देख आध्या भी किचन में आ गई और मनीष को खाना बनाते देख पूछा, तुम लोग इतने अमीर हो तो एक मेड क्यों नहीं रख लेते? मनीष जो ऑमलेट बना रहा था उसने ऑमलेट को पलटने की कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि नवीन भैया ने कहा है कि इंसान को खुद पर डिपेंड होना चाहिए। अगर ऐसे अपनी ज़रूरतें दूसरों से पूरी करवाते रहे तो फिर हमारे हाथ किस काम के? मनीष की बात सुनकर आध्या ने कहा, जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। जब आध्या ने ऑमलेट को एक तरफ से जलते हुए देखा तो उसने फौरन मनीष को साइड किया और उसके हाथ से स्पून लेकर ऑमलेट को पलट दिया। फिर आध्या ने मनीष से कहा, तुम जाकर टेबल पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? मनीष ने पूछा तो आध्या ने एक हल्की सी स्माइल पास कर दी और मनीष को बैठने का इशारा कर दिया। मनीष डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया और अपने ब्रेकफास्ट के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद माया भी डाइनिंग टेबल के पास आ गई। जैसे ही माया की नज़र आध्या पर पड़ी तो उसने मनीष से पूछा, ये कौन है? माया की बात सुनकर मनीष अपने बालों पर हाथ फेरते हुए मन ही मन बहाना बनाने सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने माया की बात का जवाब दिया, वो ये बॉस की मुंह बोली बहन है और आज से ये हमारे साथ इस घर में रहेगी। मनीष की बात सुनकर माया किचन में चली गई। जब कुछ देर बाद मनीष ने किचन में झांका तो उसने देखा कि माया और आध्या बातें करते हुए कुकिंग कर रही थी। मनीष उन दोनों को देखकर खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, इन लड़कियों का भी अजीब है, कभी महीनों तक ये एक दूसरे को देखकर अनजान जैसा बर्ताव करती है तो कभी कुछ ही मिनटों की मुलाकात में अच्छी दोस्त बन जाती है। मेरे भाई, इसी का नाम दुनिया है और इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कमरान ने मनीष के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया। कुछ देर बाद सूर्य, रवि और नवीन भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और वो पांचों आपस में बातें करने लगे। दूसरी तरफ रघुवंशी हाउस में देव अपना सर पकड़ते हुए उठकर बैठा और अपने फोन में टाइम देखने लगा। तभी रूम का दरवाजा खुला और शिवदेव के कमरे में आते हुए बोला, भैया सुबह के 11 बज रहे हैं और आप? हाँ, वो आज सर में थोड़ा दर्द हो रहा था तो देर से आंख खुली, देव ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। तो शिव ने कहा, बाहर कुछ लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। क्या तुमने उनसे उनका नाम पूछा? देव का सवाल सुनकर शिव ने कहा, पूछा था, उनमें से एक आदमी ने अपना नाम राजवीर शेखावत बताया है। क्या? देव ने हैरानी से कहा और कुछ देर बाद शिव से कहा, तुम उन्हें हॉल में बिठाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है भैया, शिव ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। शिव के जाने के बाद देव अपना सर पकड़ते हुए उठा और कुछ देर बाद फ्रेश होकर हॉल में आ गया। हॉल में आते ही देव ने देखा कि कबीर जी शेखावत फैमिली से मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। डैड, क्या आप इन्हें जानते हैं? देव ने उनके पास आते हुए पूछा तो कबीर जी ने कहा, इन्हें कौन नहीं जानता, इनका नाम एशिया के मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस फैमिलीज में आता है। कबीर जी की बात सुनकर देव ने कुछ नहीं कहा और उनके बगल में बैठते हुए राजवीर जी से पूछा, कहिए यहाँ कैसे आना हुआ? हमने तुम्हें शादी की तारीख तय करने के लिए कितना बुलाया, लेकिन तुम आए नहीं तो मजबूरन हमें है आना पड़ा, राजवीर ने कहा। तो उनकी बात सुनकर कबीर जी ने देव से पूछा, ये मिस्टर शेखावत क्या कह रहे हैं देव, और तुम किससे शादी करने जा रहे हो? डैड, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, और जहाँ तक बात रही मिस्टर शेखावत की तो वो यहाँ मेरे एक भाई की शादी के बारे में बात करने आए हैं। कबीर, शिव के अलावा अब कौन भाई है तुम्हारा? वो दिव्यांश बनने से पहले मैंने कुछ लड़कों को बचाया था, मैंने उन्हें इस काबिल बनाया कि वो इस मतलबी दुनिया अपन सर उठाकर जी सके, तब से वो लड़के मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं और मैंने मिस्टर शेखावत की पोती की शादी उन्हीं में से एक लड़के से फिक्स कर दी है, तो ये लोग उसी शादी की डेट फिक्स करने आए हैं। अगर ऐसी बात है तो दूल्हे को भी यहाँ होना चाहिए, कॉल करो और दूल्हे को यहाँ बुलाओ, कबीर जी ने कहा। तो देव ने नवीन को कॉल लगा दी।
देव की कॉल देखकर नवीन ने कॉल रिसीव करते हुए अपने कान पर रख ली। कुछ देर बाद नवीन ने फोन अपने कान पर से हटाते हुए कहा, बॉस ने हमें रघुवंशी हाउस बुलाया है। नवीन के इतना कहते ही चारों ने अपना नाश्ता जल्दी जल्दी खत्म किया और जाने की तैयारी करने लगे। अरे सूरदासो, पूरी बात तो सुनो, नवीन ने चारों को रोकते हुए कहा तो चारों अपनी जगह रुक गए और नवीन के बोलने का इंतजार करने लगे। नवीन ने कहा, शेखावत फैमिली आई है कमरान और मानसा के शादी की डेट फिक्स करने, तो तुम लोग वहां दूल्हे के भाई बनकर जा रहे हो, ना कि किसी के गार्ड्स। समझे? तो चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बरकरार रखना। समझ गए, चारों ने एक साथ कहा। कुछ देर बाद मनीष आद्या के पास आते हुए बोला, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? मैं वहां जाकर क्या करूंगी? आद्या ने कहा तो मनीष ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ करवाने के लिए थोड़ी ले जा रहा हूँ, बस एक पार्टनर चाहिए था तो बस इसीलिए सोचा तुमसे पूछ लूं। अगर तुम्हारा जाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं। अपनी बात बोलकर मनीष जैसे ही मुड़कर जाने को हुआ तो आद्या ने कहा, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आद्या की बात सुनकर मनीष के आंखों में चमक आ गई और वो आद्या के साथ बंगलो से बाहर निकल गया। नवीन ने सोचा कि क्यों ना वो भी माया को अपने साथ चलने के लिए कहे। जब उसने माया से इस बारे में बात की, माया ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो महक को अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। माया की बात सुनकर नवीन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन अपनी निराशा को छुपाते हुए नवीन भी उनके साथ बंगलो से बाहर 106 फैसला आपके हाथ में है। माया की बात सुनकर नवीन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन अपनी निराशा को छुपाते हुए नवीन भी उनके साथ बंगलो से बाहर चला गया। नवीन, कमरान, सूर्य और रवि कार में बैठ गए और आद्या मनीष के साथ बाइक पर बैठ गई। कुछ देर बाद दोनों गाड़ियां रघुवंशी हाउस के लिए निकल गई और कुछ मिनटों बाद वो पांचों रघुवंशी हाउस में थे। चलिए पंडित जी, मुहूर्त निकालिए। कबीर जी ने हॉल में मौजूद सभी लोगों पर एक सरसरी निगाह दौड़ाते हुए पंडित जी से कहा। कुछ देर बाद पंडित जी ने तारीख बताई जो ठीक 2 हफ्ते बाद की थी। तारीख सुनकर कमरान और मानसा एक दूसरे को देखकर आंखों में बातें करने लगे। कमरान ने मानसा से पूछा, क्या इतना टाइम ठीक है हमारे इस फासले को कम करने के लिए? कमरान की बातें समझते ही मानसा ने ब्लश करते हुए अपनी पलकें झुका ली। उन दोनों को इशारों में बातें करते देख देव अपनी जगह से उठते हुए बोला, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? पंडित जी, इन दोनों की शादी इसी तारीख को होगी। शादी की तारीख तय होने के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया और कुछ देर बातें करने के बाद शेखावत फैमिली देव से विदा लेकर निकल गई। शेखावत फैमिली के जाते ही कीर्ति जी ने अपने हाथ में पकड़ा नींबू पानी का ग्लास देव को देते हुए कहा, इसे पी लो, तुम्हारा सर दर्द कम हो जाएगा। थैंक्स मॉम, देव ने ग्लास लेते हुए कहा और पूरा ग्लास एक ही सांस में खाली कर दिया। फिर देव ने कमरान और नवीन से कुछ देर बातें करने के बाद आद्या से पूछा, मैं चाहता हूं तुम भी इस शादी को अटेंड करो और अपना अतीत भूलकर आगे बढ़ो। अपनी बात बोलकर देव जैसे ही अपने कमरे में जाने को हुआ तो नवीन और रवि ने एक साथ कहा, बॉस, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उन दोनों की आवाज सुनकर देव रुक गया और वापस से उनकी तरफ आते हुए कहा, कहो, मैं सुन रहा हूँ। बात थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है बॉस, क्या हम अकेले में? रवि ने इतना कहा ही था कि तभी देव ने उसकी बात काटते हुए कहा, फिक्र मत करो, ये कन्वर्सेशन इस घर से बाहर नहीं जाएगी। जी बॉस, समझ गया, रवि ने कहा तो देव ने नवीन और रावी के पीछे खड़े शिव से कहा, शिव, इन्हें दरवाजे तक छोड़ दो। जी भैया, शिव ने कहा और नवीन और रवि को छोड़कर बाकी लोगों को छोड़ने चला गया। कहो, क्या बात है? देव ने एक सोफे पर बैठते हुए पूछा तो रवि ने कहा, कल रात एक लड़की का फोन आया था और वो लड़की अपने आप को आपकी बीवी बता रही थी, तो क्या तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया? देव ने पूछा तो रवि ने ना में सर हिलाते हुए कहा, ऐसे कैसे बॉस? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई बहरूपिया हो। अगर ये बात आप कहते तो शायद एक पल के लिए यकीन भी हो जाता। रवि की बात सुनकर नवीन ने उसके कान में कहा, मुझे लगता है बॉस ने शादी कर ली है और वो अब तक हमसे अपने शादी की बात छुपाते आए हैं। तुझे पता है, कल रात एमटी ने बॉस ने मुझे फोन किया था, उन्होंने कल पी रखी थी और वो नशे में अपनी बीवी के बारे में बातें कर रहे थे। नवीन की बात सुनकर रवि की आंखें हैरानी से फैल गई और वो आंखें फाड़े नवीन को देखने लगा। वहीं देव रवि की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। देव को मुस्कुराते देख नवीन और रवि कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। उस नंबर पर कॉल लगाओ, देव ने रवि से कहा तो रवि ने देव का ऑर्डर फॉलो करते हुए महक के नंबर पर कॉल लगा दी। महक जो बालकनी में बैठी बंगलो के आसपास का व्यू एंजॉय कर रही थी, फोन की रिंग सुनकर वो लगभग भागते हुए कमरे में आई और कॉल रिसीव करते हुए अपने कान पर रखते हुए कहा, हेलो। महक की आवाज सुनकर देव ने अपना गला साफ करते हुए कहा, जी मैं देव बोल रहा हूँ, मेरे असिस्टेंट ने बताया कि कल रात आपने कॉल की थी। हाँ, मैंने कॉल की थी लेकिन कल रात आपसे बात नहीं हो पाए। वैसे क्या आपने मुझे पहचाना? मैं महक बोल रही हूँ, आपको याद है 9 साल पहले हमारी? महक ने कहा तो देव ने बीच में बोलते हुए कहा, हाँ मुझे याद है। वैसे तुमने 9 साल बाद मुझे याद किया, क्या मुझे याद करने की वजह बताना चाहोगी? देव की बात सुनकर महक कुछ देर के लिए चुप हो गई और एक छोटे पॉज के बाद कहा, क्या हम मिल सकते हैं?
हाँ क्यों नहीं, आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं कुछ ही देर में आ जाता हूँ, देव ने कहा। तो महक ने देव की बात का रिस्पांस देते हुए कहा, मैं कुछ देर बाद आपको एक रेस्टोरेंट का एड्रेस मैसेज कर दूंगी, आप शाम 6 बजे उस रेस्टोरेंट में आ जाइए। जैसे आपकी इच्छा, देव ने कहा और कॉल काट दी। देव ने फोन रवि के हाथ में दिया और नवीन को देखकर उसे बोलने का इशारा किया। देव का इशारा पाकर नवीन ने बोलना शुरू किया, कल रात जो आपने काम दिया था वो पूरा हो गया है और मैंने पुलिस वालों पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया है, जिससे कल दोपहर में कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और उस कॉन्फ्रेंस में वो महक मैडम की बेगुनाही साबित करेंगे। हम अच्छा किया, देव ने अपनी जगह से उठते हुए कहा और उन दोनों को लेकर बाहर जाने लगा। जैसे ही देव उन दोनों को सी ऑफ कर अंदर जाने को हुआ को कुछ मिलिट्री जीप और पुलिस की गाड़ियां घर के बाहर आकर रुक गई। एक जीप से एजेंट अखिल निकले और देव की तरफ बढ़ने लगे। एजेंट अखिल को देखकर देव भी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ गया। लगता है आप मुंबई की लड़कियों का दिल तोड़कर ही मानोगे सर, देव ने एजेंट अखिल से कहा। तो एजेंट अखिल ने कहा, यकीन नहीं होता कोई इंसान इतना बेरहम भी हो सकता है। तुम्हारी वजह से हजारों लोग मारे गए हैं, क्या तुम्हें उनकी लाशें को देखकर जरा भी रेग्रेट नहीं हो रहा? देखिए सर, इस वक्त अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर अजहर है, तो बेहतर होगा कि आप उन्हें जाकर पके। अगर ऐसे ही गड़े मुर्दों को उखाड़ते रहेंगे तो मैं कभी आपके हाथ नहीं आऊंगा, देव ने कहा और मुड़कर जाने लगा। गॉडफादर अजहर ने भी इतनी दहशत नहीं फैलाई है जितनी तुमने और इसने फैलाई थी, एजेंट अखिल ने देव को रोकते हुए कहा और कुछ देर देव को घूरने के बाद कहा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। एक बार फिर सोच लीजिए, अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो इस देश की इकोनॉमी में भारी गिरावट आएगी और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेता इस दौरान मारे जाए। खैर ये सब छोड़िए, आपने वो कहावत या मुहावरा क्या कहते हैं? हाँ, वो कहते हैं ना, जब तक बुराई है तब तक अच्छाई है, अगर बुराई मिट गई तो अच्छाई का अस्तित्व भी किसी काम का नहीं है। उसी तरह जब तक मैं हूं तब तक आप लोगों की जॉब है, अगर मैं गया तो आपकी जॉब भी जाएगी और साथ है आपके देश को ले डूबूंगा। अब फैसला आपके हाथ में है। देव की बातों का असर एजेंट अखिल पर हो गया था। वो अपने मन में एक जंग लड़ रहे थे जिनमें उन्हें अपने साम्राज्य को बचाने के लिए फैसला करना था। अगर उनका फैसला गलत हुआ तो वो अपनी जंग तो हारेंगे, लेकिन साथ में अपने राज्य को भी खोचो। 107 तैयारियां। देव ने एजेंट अखिल को ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया था जिसमें वो चाहकर भी अपना मनचाहा फैसला नहीं ले सकते थे। कुछ देर सोच विचार करने के बाद एजेंट अखिल ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मेरी 2 शर्तें माननी होगी। आप शर्त सुनाए, मानना है या नहीं ये मैं तय करूंगा, देव ने कहा और एजेंट अखिल की बात सुनने लगा। एजेंट अखिल ने कहा, अगर तुम्हारे आदमी खुलेआम ऐसे गुंडागर्दी करेंगे तो हमें मजबूरन उन्हें मारना होगा, और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें हमारे कुछ मिशन पूरे करने होंगे जिनमें हर वक्त जान का खतरा रहता है। एजेंट अखिल की बात सुनकर देव ने अपने होठों को कल किया और नवीन के पास चला गया। कुछ देर उन पांचों से मशवरा करने के बाद देव एजेंट अखिल के पास आया और अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आपको जब भी मेरे आदमियों की जरूरत होगी आप मिस्टर शौर्य को कॉल कर दीजिए जो डीएस ग्रुप के सीईओ है, और जहां तक बात रही पहली शर्त की तो वो भी मंजूर है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, एजेंट अखिल ने कहा और जीप में बैठकर बाकी गाड़ियों के साथ वहां से चले गए। कबीर और कीर्ति जी जो दरवाजे पर खड़े ये तमाशा देख रहे थे, जब उन्होंने देव को घर की तरफ आते देखा तो कबीर जी ने उससे पूछा, ये मिलिट्री वाले यहाँ क्यों आए थे बेटा? कुछ नहीं डैड, वो उन्हें एक केस के सिलसिले में हेल्प चाहिए थी तो बस उसी के लिए आए थे, देव ने कहा और घर के अंदर चला गया। कबीर और कीर्ति के सवाल खत्म नहीं हुए थे, वो दोनों देव के पीछे चलते हुए उसके ऊपर सवालों के तीर बरसाने लगे। कल रात जब तुम पीकर आए थे तो तुमने कहा था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे पास इसका सबूत है, कल रात तुम हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? कबीर जी ने कहा तो देव ने उन दोनों को एक सोफे पर बिठाया और 9 साल पहले घटी सारी घटना बता दी। तो इस वक्त वो लड़की कहाँ है और वो लड़की है कौन जिससे तेरी शादी हुई है, और क्या तेरी इस शादी के बारे में तूने महक को बताया है? कीर्ति जी ने पूछा तो देव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, 9 साल पहले मेरी जिस लड़कों से शादी हुई थी वो लड़की कोई और नहीं महक है। क्या? कबीर, कीर्ति और शिव ने एक साथ कहा तो देव ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ये सच है, और मुझे भी ये बात कल पता चली जब मैंने महक के मॉम की तस्वीर देखी थी। तो तुमने महक को बताया कि तुम उसके पति हो? कबीर जी ने कहा तो देव एक शरारती मुस्कान लिए बोला, इतनी जल्दी क्या है डैड, अभी कुछ दिन उसके मजे लूंगा उसके बाद बताऊंगा। अपनी बात बोलकर देव तैयार होकर शिव के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ मनीष और रवि शादी की तैयारियों में लग गए थे। सूर्य और कमरान शॉपिंग के लिए निकल गए थे और रवि फंक्शन से रिलेटेड कामों में लग गया था। शादी की खबर नताशा और सुमित को भी लग चुकी थी। नताशा ये जानकर उदास हुई कि देव ने उसकी और सुमित की शादी के बारे में कोई बात नहीं की है। नताशा ने उदास मन से देव को कॉल लगा दी। देव के कॉल रिसीव करते ही नताशा ने कहा, आप मेरी और सुमित की शादी के बारे में भूल गए ना? नताशा की बात सुनकर देव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी यार, सच में भूल गया था, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारे और सुमित की शादी की डेट फिक्स करता हूँ। ये कहते हुए देव ने कॉल काट दी।
वहीं महक जो सुबह से अपने कमरे में थी, जब वो हॉल में आई तो हॉल का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। हॉल में लगभग 100 लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान शिफ्ट करने में लगे थे और मनीष उन्हें गाइड कर रहा था। किचन में माया और आध्या बातें करते हुए लंच तैयार कर रही थी। महक ने मनीष के पास आते हुए उससे माया के बारे में पूछा तो मनीष ने किचन की तरफ इशारा कर दिया। किचन में जाते ही महक की नज़र आध्या पर पड़ी जो चाय की ट्रे लेकर बाहर जा रही थी। जाते हुए आध्या की नज़र भी महक पर पड़ी। आध्या ने महक को एक नज़र देखा और किचन से बाहर चली गई। ये कौन है? महक ने माया के पास जाते हुए पूछा। ये इन लोगों की दूर की रिश्तेदार है। वो 2 हफ्ते बाद कमरान की शादी है ना, तो ये शादी अटेंड करने आई है, माया ने बहाना बनाते हुए कहा और महक की तरफ एक चाय का कप बढ़ा दिया। महक ने चाय का कप लेते हुए माया से कहा, मैं शाम में बाहर जा रही हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अभी तेरा बाहर जाना ठीक नहीं है, भूल गई कल तेरे साथ क्या हुआ था? जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, माया ने कहा। तो महक ने एक छोटे पॉज के बाद कहा, मेरा जाना जरूरी है और वैसे भी मैं मास्क लगाकर जाऊंगी। माया महक को बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन महक भी अपनी जिद पर अड़ी रही और कुछ देर दोनों के बीच बहस होने के बाद आखिरकार जीत महक की हुई। ठीक है, तू जीत गई, अपना ध्यान रखना और कोई मुसीबत गले में लटका कर मत ले आना, माया ने कहा और वो भी किचन से बाहर चली गई। कुछ देर बाद शाम हो गई और महक देव से मिलने निकल पड़ी। शाम होते ही देव ने रवि को कॉल की और महक के भेजे गए एड्रेस के बारे में पूछा, जिस पर रवि ने देव को महक का भेजा गया एड्रेस बता दिया। एक काम करो, डेकोरेशन करने वालों से कहो 2 मंडप लगाए। देव की बात सुनकर रवि ने पूछा, वो क्यों बॉस? वो मेरे जहन से नताशा और सुमित की शादी वाली बात निकल गई थी, देव ने कहा। तो रवि ने भी अपना माथा सहलाते हुए कहा, अरे यार, इन सब चक्करों में मैं भी ये भूल गया था। कोई बात बॉस, अभी टाइम है तो काम हो जाएगा, मैं नताशा से कह देता हूँ वो अपनी शादी की तैयारियां शुरू करे। वैसे क्या आपने पंडित जी से इस बारे में बात की? हाँ कर ली और उन्होंने भी इस शादी के लिए वही मुहूर्त बताया है। तुम तैयारियां शुरू करो और उन्हीं लोगों को इनवाइट करना जो मेरी दोनों आइडेंटिटीज जानते हैं। ये कहते हुए देव ने कॉल काट दी और अपने ऑफिस से निकल गया। दूसरी तरफ बीच के किनारे बने एक रेस्टोरेंट में महक एक टेबल पर बैठी देव के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद देव की कार उस रेस्टोरेंट के सामने रुकी। देव ने कार वैलिड पार्किंग में लगाई और रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते ही देव ने पूरे रेस्टोरेंट में एक सरसरी निगाह दौड़ाई। जल्द ही देव को महक कोने के एक टेबल पर बैठी दिखी। महक जो अपना सर झुकाए गहरी सोच में गुम थी। जब उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है तो उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा, जहां देव 108 तुम मिल ही गई। जब दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली तो वो कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे में खोसे गए। कुछ सेकंड बाद देव ने महक पर से अपनी नजरें हटाई और इधर उधर देखते हुए अपने बाल पर हाथ फेरने लगा। रेस्टोरेंट में बैठी सभी लड़कियां उसकी ये अदा देखकर आहें भरने लगी। उन लड़कियों को देव के बारे में बातें करते सुन महक होश में आई और अपना सर झुकाकर मन ही मन खुद को कोसने लगी। जब महक ने वापस से अपनी नजरें उठाई तो देव उसकी ठीक सामने खड़ा था। आप यहाँ कैसे? महक ने देव से पूछा तो देव ने कहा, मैं यहाँ अपने किसी क्लाइंट से मिलने आया था, लेकिन आपको यहाँ देखकर हैरानी हुई। वो मैं अपने एक दोस्त से मिलने आई थी, महक ने बहाना बनाते हुए कहा। तो देव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे उस दोस्त से नहीं मिलवाओगी? अभी वो आया नहीं है, महक ने झट से कहा। कोई बात नहीं, मेरा क्लाइंट भी बस आता ही होगा, उससे मिलने के बाद आपके दोस्त से भी मिल लूंगा, देव ने कहा और आगे बढ़ गया। देव को जाते देख महक ने एक चैन की सांस ली और कॉफी पीते हुए अपने अनजान पति के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वॉशरूम से निकलकर देव ने महक के टेबल की तरफ देखा तो वो थोड़ा हैरान हुआ। देव को लग रहा था कि महक अब तक चली गई होगी, लेकिन उसका उल्टा महक अभी भी अपने टेबल पर बैठी उसके आने का इंतजार कर रही थी। तुम अभी तक यही हो? मुझे लगा तुम ज्यादा देर नहीं रुकोगी, इसलिए मैंने अपनी मीटिंग जल्दी से खत्म कर दी, देव ने महक के पास आते हुए कहा। तो महक की नजर भी देव पर चली गई। महक ने फोन को देखते हुए कहा, हाँ वो मेरा दोस्त अभी तक आया नहीं है, मैंने उसे कॉल भी लगाई लेकिन उसने कॉल का रिस्पॉन्स ही नहीं किया। खैर दोस्तों से मिलना तो चलता रहेगा, ये बताओ तुमने कुछ खाया? देव ने महक के सामने वाली टेबल पर बैठते हुए पूछा। मैंने सोचा था वो आएगा तो एक साथ ऑर्डर करूंगी, लेकिन वो आया ही नहीं, महक ने उदास मन से कहा। तो देव ने उसका मूड ठीक करते हुए कहा, अच्छा ये बताओ क्या खाओगी? टेंशन मत लो, मैं कंपनी दूंगा, मुझे ये वेस्टर्न डिशेस समझ नहीं आती, तुम्हें कुछ अच्छा देखकर ऑर्डर कर दो, महक ने ग्लास वाल से बाहर देखते हुए कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा, देव ने कहा और कुछ देर मेनू को घूरने के बाद उसने कुछ डिशेस ऑर्डर कर दी। खाने के आते ही महक खाने पर टूट पड़ी। महक को छोटे बच्चों की तरह खाने पर टूटते देख देव एकटक महक को देखने लगा। जब महक ने देखा कि देव उसे ही देख रहा है तो उसने इशारे में पूछा, क्या हुआ? देव ने ना में सर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, और अपना खाना खाने लगा। कुछ देर बाद दोनों बातें करते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। देव ने महक को घर ड्रॉप करने के लिए ऑफर किया तो महक मान गई और दोनों देव के कार की तरफ बढ़ गए।
जैसे ही महक कार में बैठने को हुई तो उसकी नज़र सड़क के दूसरी तरफ गुजर रहे एक ठेले पर गई। एक शख्स ठेले पर लगी बेल बजाते हुए कॉटन कैंडी बेच रहा था। कॉटन कैंडी देखकर महक के अंदर छुपी बच्ची जाग उठी और वो आंखों में चमक लिए उस ठेले की तरफ बढ़ने लगी। देव ने महक का हाथ पकड़ते हुए उसे रोका और कहा, कहाँ जा रही हो? वो मुझे कॉटन कैंडी लेनी है, महक ने छोटे बच्चों की तरह चहकते हुए कहा। तो देव ने कहा, यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। देव सड़क के दूसरी तरफ कॉटन कैंडी लेने चला गया और महक देव की कार के पास उसका इंतजार करने लगी। अभिषेक जो अपने दोस्तों के साथ उसी होटल में आया था, जैसे ही अभिषेक की नज़र रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी महक पर गई तो वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बजाय महक की तरफ बढ़ गया। अभिषेक के साथ साथ उसके दोस्त भी महक के पास आ गए और उन्होंने महक को घेर लिया। अभिषेक ने महक के कंधों को पकड़ते हुए कहा, थैंक गॉड तुम मिल गई। जब मैंने तुम्हारी फोटो न्यूज़ चैनल पर देखी थी तब मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। मैंने तुम्हें मुंबई के हर कोने में ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। महक अभिषेक को देखकर हैरान थी। उसने हकलाते हुए अभिषेक से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? महक का सवाल सुनकर अभिषेक की आंखों के चमक आ गई और उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, तुम्हें पता है महक डैड हमारी शादी के लिए मान गए हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। देखो अभिषेक, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मुझसे शादी करने का ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो। महक की बात सुनकर अभिषेक ने उसके कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, क्या खराबी है मुझ में और ऐसी क्या वजह है जो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? आज तो तुम्हें यह बताना ही होगा कि तुम क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अभिषेक ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर दी थी कि महक के कंधों में दर्द होना शुरू हो गया था। महक ने अभिषेक का हाथ अपने कंधों पर से हटाते हुए कहा, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। क्या? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, अभिषेक ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा। यही सच है, महक ने कहा। तो अभिषेक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी हो। महक की शादी वाली बात सुनकर अभिषेक जैसे पागल हो गया था। वो लगभग घसीटते हुए महक को अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। महक ने खुद को अभिषेक की पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। देव, जो ठेले के पास खड़ा कॉटन कैंडी ले रहा था, जब उसने महक की तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो पलक झपकते ही सड़क के दूसरी तरफ आ गया। देव ने आगे बढ़कर अभिषेक का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से महक का हाथ छुड़ाकर महक को अपने पीछे कर लिया। तेरी तो मैं, ये कहते हुए अभिषेक ने देव के चेहरे को निशाना बनाकर 109 इजहार। तेरी तो मैं, ये कहते हुए अभिषेक ने देव के चेहरे को निशाना बनाकर एक पंच मारा। देव ने उसका पंच हवा में ही रोक लिया और बदले में देव ने भी उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। अभिषेक को मार खाता देख उसके दोस्त गुस्से में आ गए और वो देव पर टूट पड़े, लेकिन देव तो देव था, उसने अभिषेक के दोस्तों को अदमरा कर दिया और अभिषेक की तरफ बढ़ने लगा। अभिषेक लगभग रेंगते हुए अपने कार की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही अभिषेक कार का डोर ओपन करने को हुआ तो देव ने उसके सर को निशाना बनाते हुए एक पंच मारा। अब ये अभिषेक की फुर्ती थी या उसकी अच्छी किस्मत, देव का मुक्का गाड़ी के शीशे पर लगा और वो शिक्षा चूर हो गया। वहीं कुछ टुकड़े देव के हाथ में घुस गए थे। अभिषेक ये देखकर हैरान और परेशान दोनों था। कुछ देर बाद जब वो अपने सेंसस में वापस आया तो उसने देखा कि देव उसे मारने आ रहा है। डर के मारे अभिषेक के हाथ पैर कांपने लगे और वो उठकर भागने लगा। अचानक से उसमें ऐसी फुर्ती आ गई थी कि वो कुछ ही पलों में महक और देव की नजरों से ओझल हो गया। महक ने देव के पास आते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, देव ने बिना महक की तरफ देखे जवाब दिया और अपने कार की तरफ बढ़ने लगा। देव का जवाब सुनकर महक भी उसके पीछे चलने लगी। तभी उसकी नज़र देव के हाथ से टपक रहे खून पर पड़ी। ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? महक ने देव को रोका और उसका दायां हाथ देखते हुए पूछा। ये मामूली सी चोट है, कुछ दिनों में भर जाएगी, देव ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा। तो महक ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे हाथ में कांच के टुकड़े घुस गए हैं और तुम कह रहे हो मामूली सी चोट है? हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं। महक ने देव को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया और उसे कार के पैसेंजर सीट में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और कार हॉस्पिटल की तरफ ले ली। हॉस्पिटल आते ही महक ने देव का बायां हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाने लगी। जब महक अपने सामने देखते हुए देव को लेकर चल रही थी तब देव की नज़र सिर्फ महक पर टिकी थी। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए महक को देखे जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद महक एक केबिन के बाहर आकर रुकी। महक को रुकते देख देव भी रुक गया और अपने ख्यालों से बाहर आकर सामने देखने लगा। कुछ देर बाद जैसे ही महक ने केबिन का डोर ओपन किया तो उसकी नज़र एक फीमेल डॉक्टर पर पड़ी जो नर्स को कुछ समझा रही थी और उस डॉक्टर की पीठ महक की तरफ थी। महक ने डॉक्टर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उन्हें पुकारा। महक की आवाज़ सुनकर डॉक्टर महक की तरफ मुड़ गई। उस डॉक्टर का चेहरा देखकर देव के चेहरे पर हैरानी और गुस्से के भाव आ गए क्योंकि सामने खड़ी
डॉक्टर हिमांशी थी। हिमांशी को देखकर देव इतने गुस्से में आ गया था कि उसे अपना दर्द भी महसूस नहीं हुआ। जैसे ही महक हिमांशी से कुछ कहने को हुई तो देव ने अपने दाएं हाथ में घुसे कांच के टुकड़ों को बड़ी बेदर्दी से हिमांशी और महक के सामने निकालना शुरू कर दिया। हिमांशी के बगल में खड़ी नज उस कांच के साथ निकलते खून को देखकर लगभग बेहोश हो गई। दिव्यांश, ये तुम क्या कर रहे हो? महक ने देव का बायां हाथ पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देव ने अपने हाथ में घुसे सारे कांच के टुकड़े निकाल लिए थे। देव ने महक का हाथ पकड़ते हुए कहा, यहाँ के डॉक्टर्स इतने काबिल नहीं हुए कि वो मेरा इलाज कर सके। देव ने इनडायरेक्टली हिमांशी को ताना मार दिया था। देव का ताना सुनकर हिमांशी गुस्सा तो हुई, लेकिन उसने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया और देव को घूरने लगी। देव ने एक नज़र हिमांशी को देखा और महक को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। महक का ध्यान बार बार देव के हाथ से टपक रहे खून पर जा रहा था। वो देव से कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन देव का गुस्सा इतना खतरनाक था कि महक कुछ नहीं कह पाई। वो चुपचाप देव के पीछे पीछे उसके साथ चलने लगी। देव ने महक को गाड़ी में बिठाया और वो भी बैठ गया। इस बार कार देव ने ड्राइव की, वो भी अपने बाएं हाथ से। कुछ देर बाद देव ने कार बंगलों के सामने रोकी और कार से बाहर निकलकर अंदर चला गया। देव के हाथ से खून टपकते देख हॉल में बैठा नवीन अपनी जगह से उठा और फर्स्ट एड किट लेने चला गया। कुछ देर बाद नवीन फर्स्ट एड किट लेकर आया और देव को एक चेयर पर बिठाकर उसकी पट्टी करने लगा। महक देव की पट्टी होते हुए देख रही थी। जब देव की पट्टी हो गई तो देव ने नवीन का शुक्रिया अदा किया और टेरेस पर चला गया। देव को जाते देख महक भी उसके पीछे टेरेस पर चली गई। आप बात बात पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं, और क्या जरूरत थी आपको उनसे लड़ाई करने की? महक ने देव के पास आते हुए कहा तो देव ने लंबी सांस भरते हुए जवाब दिया, कोई तुम्हें परेशान करे और मैं चुपचाप देखता रहूं, ये हो नहीं सकता। अभिषेक चाहकर भी मुझे कुछ नहीं कर पाता। वो मुझसे प्यार करता था और तुम खामखाहे बीच में टपक गए, वरना मैं तो उसे किसी तरह समझा बुझाकर शांत कर देती। लेकिन नहीं, आपको तो हीरो बनने का शौक था, महक ने ढलते सूरज को देखते हुए कहा। महक की बात सुनकर देव ने महक के चेहरे को गौर से देखा और सांस छोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे माथे पर परेशानी की एक शिकन तक नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहने लगा हूँ तुम्हें। जब तक तुम्हें दिन में एक बार हंसता हुआ ना देख लूँ तब तक मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। देव ने अचानक से अपने दिल की बात महक के सामने रख दी थी। वहीं महक देव की बात सुनकर कुछ पल के लिए अपनी जगह पर जम सी गई। कुछ देर बाद देव ने महक के आगे चुटकी बजाते हुए उससे कहा, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, वो मैं। देव की आवाज सुनकर महक अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ाते हुए कहा, मैं क्या? उसके आगे भी कुछ है? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? देव ने महक की आंखों में झांकते हुए कैजुअली पूछा। अजीब इंसान है, इसने मुझे अभी अभी अपनी फीलिंग्स बताई है और इतना कैजुअल है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, महक ने अपने मन में कहा। 110 शॉपिंग टाइम। महक को खुद में खोया देख देव ने दूसरी तरफ देखते हुए अपना गला साफ किया। आवाज सुनकर महक अपने ख्यालों से बाहर आई और अपनी पीठ देव की तरफ करते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इस वक्त दोनों के लिए सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ पीट कर खड़े थे। तुमने बताया नहीं, देव ने कहा तो महक ने सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। मेरी मानो तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकल दो, क्योंकि मैं किसी और की हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ वो खुशनसीब कौन है? देव ने बिना किसी झिझक के पूछा। तुम्हें मेरा जवाब अजीब लगेगा, क्योंकि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो पिछले कई सालों से मेरे सामने नहीं आया है, महक ने कहा तो देव ने एक्टिंग करते हुए हैरानी से पूछा, क्या कहीं तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही हो? तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन ये सच है और मुझे भी ये बात कुछ दिन पहले ही पता चली जब मैंने अपनी माँ की तस्वीर देखी थी, महक ने एक आह भरते हुए कहा। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? देव ने कंफ्यूज होने की एक्टिंग करते हुए पूछा तो महक ने शार्ट में अपनी कहानी बता दी। तुम पहले ऐसी इंसान हो जिसे मैंने अपना ये सीक्रेट बताया है, महक ने धीमी आवाज में कहा और देव के बोलने का इंतजार करने लगी। वहीं देव हैरान होने की एक्टिंग करने लगा और उसने अचानक से अपने फेस एक्सप्रेशंस बदले और कहा, तुम्हें पता है 9 साल बाद तुम्हारा पति कैसा दिखता है? उसने कहा था वो आज मिलने आएगा, लेकिन वो आया नहीं। मैं रेस्टोरेंट में उसी के आने का इंतजार कर रही थी, महक ने निराशा से कहा और जाने लगी। तभी देव ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बाहों में भरते हुए कहा, शायद तुम ये बात नहीं जानती कि तुम्हारा पति अपनी जुबान का पक्का है। देव के अचानक से खींचने से महक उसके मजबूत सीने से टकरा गई और हैरानी से उसकी आंखों में झांकने लगी। ये आप क्या कर रहे हैं? महक ने देव की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते हुए कहा। देव ने महक की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हो अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा पति देव हूँ? दिव्यांश, मजाक की भी एक हद होती है, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? महक ने देव से अलग होते हुए कहा तो देव ने लंबी सांस लेते हुए कहा, महक मैं तुम्हारा पति देव हूँ। तुम्हें उनका नाम कैसे पता चला?
महक ने चौंकते हुए पूछा तो देव ने उसका हाथ पकड़ा और पास रखी चेयर पर बिठाते हुए कहा, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। जब मैंने तुम्हारी मॉम की तस्वीर देखी थी तब मुझे हमारी शादी के बारे में पता चला, वरना मैं तो हमारी इस शादी के बारे में भूल ही गया था। प्रूव करो कि तुम मेरे पति हो, महक ने बिना किसी भाव के कहा तो देव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें याद है 9 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तब तुमने मैरिज सर्टिफिकेट अपने पास रख लिया था और हमारी तस्वीर मुझे दे दी थी, और तुमने जिस नंबर पर फोन किया था वो नंबर मेरे असिस्टेंट का है। अगर चाहो तो एक बार फिर उस नंबर पर फोन ट्राई कर लो, तुम्हें यकीन हो जाएगा। देव की बात सुनकर महक थोड़ी हैरान हुई और धीरे धीरे उसे ये यकीन होने लगा था कि दिव्यांश उसका पति है, क्योंकि महक ने उसे फोन पर होने वाली बात का जिक्र नहीं किया था। महक एक बात से कंफ्यूज थी, जो कि ये थी कि दिव्यांश देव कैसे हो सकता है। अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए महक ने देव के पुराने नंबर पर कॉल लगा दी। दूसरी तरफ से रवि ने कॉल पिक करते हुए कहा, जी कहिए, किससे बात करनी है? क्या आप देव के असिस्टेंट बात कर रहे हैं? महक ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा तो रवि ने जवाब दिया, जी मैं ही हूँ, कहिए। महक और रवि के बीच हो रही बातें देव बड़ी आसानी से सुन पा रहा था। जब उसने देखा कि महक आगे बात करने में झिझक रही है तब उसने महक का फोन लिया और स्पीकर पर अड़ालते हुए रवि से कहा, रवि मैं हूँ देव। जी बॉस, कहिए क्या बात है? रवि के इतना कहते ही महक ने उससे पूछा, तुम श्योर हो कि ये आवाज़ तुम्हारे बॉस की है? मैं अपना नाम भूल सकता हूँ लेकिन अपने बॉस की आवाज़ और उनका नाम नहीं भूल सकता, रवि ने हंसते हुए कहा। रवि के इतना कहते ही महक को एक झटका लगा और उसके कदम लड़खड़ा गए। देव महक की ऐसी हालत देख समझ गया कि ये सुनकर उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा है। महक अपने कदम पीछे लेते हुए रेलिंग से सट गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। देव ने आगे बढ़कर महक को अपनी गोद में उठाया और उसे उसके कमरे में लेकर आ गया। महक तो जैसे भूत बन चुकी थी, उसे अपने आसपास हो रही चीजों की जरा भी खबर नहीं थी। इतना बड़ा झटका मिलने के बाद महक तो जैसे सोचना और समझना भूल गई थी। देव ने महक को बेड पर बिठाया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जानता हूं तुम्हारे लिए ये किसी शौक से कम नहीं है। जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम बात करेंगे, फिलहाल तुम्हें आराम की जरूरत है। अपनी बात बोलकर देव कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलकर देव माया के पास गया और उसने माया को महक का ख्याल रखने का कहा और बाहर चला गया। जैसे ही देव अपनी गाड़ी में बैठने को हुआ तो नवीन दौड़ता हुआ उसके पास आया और कुछ देर हाफने के बाद कहा, बॉस तनीषा का पता चल गया है। कहाँ है वो? देव ने पूछा तो नवीन ने कहा, वो किसी बस्ती में रह रही है, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। ये कहते हुए देव अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वहीं नवीन देव का ऑर्डर फॉलो करते हुए तनीषा को लेने निकल गया। दूसरी तरफ देव रघुवंशी हाउस आ गया और कार पार्क करने के बाद अंदर चला गया। हॉल में आते ही देव ने अपनी टाई ढीली की और सोफे पर पसर गया। पहली बार तुम्हें थका हुआ देख रही हूँ, आज कुछ ज्यादा काम कर लिया क्या? कीर्ति जी ने फ्रूट जूस देव के आगे करते हुए कहा। वो, मैंने महक को सच्चाई बता दी, देव ने जूस लेते हुए कहा तो कीर्ति जी ने उसके पास बैठते हुए पूछा, उसका क्या रिएक्शन था और क्या उसने तुमसे कुछ कहा? सच जानने के बाद उसे एक बड़ा झटका लगा है। मैंने कुछ दिन के लिए महक को उसके हाल पर छोड़ने का सोचा है, जब वो अपने आप को संभाल लेगी तब बात आगे बढ़ेगी, देव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुमने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे वो सदमे में आ गई? कीर्ति जी ने पूछा तो देव ने उन्हें समझाते हुए कहा, मॉम वो दिव्यांश यानी मुझसे प्यार करने लगी थी और शायद वो भी मेरी तरह भूल गई थी कि उसकी शादी हुई है। तो अब तुमने आगे क्या करने का सोचा है? कीर्ति जी ने पूछा तो देव ने उठते हुए कहा, जब तक महक संभल नहीं जाती तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी। अपनी बात बोलकर देव कमरे में चला गया। दूसरी तरफ सूर्य शादी की तैयारियों में लगा था। उसने बहुत सारी चीजों की बुकिंग एडवांस में ही कर दी थी ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। कमरान, मनीष और सूर्य बंगलों में रुके थे तो वहीं रवि रिसोर्ट को डेकोरेट करने में लगा था। सारा काम हो जाने के बाद सूर्य हॉल के सोफे पर बैठा अपनी कॉफी के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद आध्या एक ट्रे में कमरान और सूर्य के लिए कॉफी लेकर आई। सूर्य ने अपना फोन चलाते हुए कप उठाए और चुस्की लेते हुए कॉफी एंजॉय करने लगा। तभी सूर्य का फोन बजा। कॉल शिव की थी। सूर्य के कॉल रिसीव करते ही शिव ने कहा, हे सूर्य, मैं बोल रहा हूँ। शिव, पहचाना? हाँ बोलो शिव, कैसे याद किया? सूर्य ने पूछा तो शिव ने कुछ सेकंड बाद कहा, क्या तुम फ्री हो? हाँ, सूर्य ने जवाब दिया तो शिव ने कहा, क्या हम घूमने चल सकते हैं? देखो मुझे गलत मत समझना, मुंबई में मेरा कोई दोस्त नहीं है तो सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ घूम लिया जाए। एक बात बताओ, तुम शादी में तो आओगे ना? सूर्य ने पूछा तो शिव ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है भला, ऑफ कोर्स आऊंगा। तो क्यों ना शादी के लिए शॉपिंग ही कर ली जाए, क्या कहते हो? सूर्य ने पूछा तो शिव ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, नॉट ए बैड आइडिया। तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें पिक करता हूँ। शिव की बात सुनकर सूर्य ने उसे अपनी लोकेशन सेंड की और कुछ देर बाद शिव सूर्य को लेने आ गया। जब सूर्य जाने के लिए उठा तो उसकी नजर पास बैठे मनीष पर पड़ी जो फोन में गेम खेल रहा था। सूर्य ने मनीष को अपने साथ चलने के लिए ऑफर किया तो मनीष भी मान गया।
सूर्य ने बाहर जाते हुए कहा, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। सूर्य के जाते ही मनीष अपनी जगह से उठा और आध्या के कमरे में चला गया। मनीष को कमरे में दाखिल होते देख आध्या ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आध्या की बात सुनकर मनीष ने उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए पूछा, जिस पर आध्या ने कुछ देर आनाकानी की और बाद में मान गई। सूर्य जो शिव के बगल में बैठा मनीष के आने का इंतजार कर रहा था, जब उससे और सब्र नहीं हुआ तो वो गाड़ी से बाहर निकल गया और जैसे ही अंदर जाने को हुआ तो उसकी नजर आध्या और मनीष पर पड़ी, जो बातें करते हुए गाड़ी के पास आ रहे 111 महक किडनैप्ड। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया और सभी शादी की तैयारियों में जुट गए। इस बीच देव और महक का एक बार भी एक दूसरे से आमना सामना ना हुआ। देव के दिल में इमोशंस का तूफान उठा था जो महक से मिलने के बाद ही शांत होने वाला था, लेकिन देव नहीं चाहता था कि वो महक के संभलने से पहले ही उसके पास जाकर उसके लिए चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड कर दे। वहीं महक भी देव से मिलकर अपने बाकी के सवाल का जवाब जानना चाहती थी, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो देव के सामने जा सके। बात अगर पहले की होती तो शायद दोनों कभी ना कभी एक दूसरे से कैजुअली मिल सकते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे और इस वक्त महक देव की पत्नी थी। शादी के दिन हंसी खुशी बीत गए और उसके कुछ दिन बाद महक ने देव से मिलने का प्लान बनाया। महक तैयार हुई और देव से मिलने रघुवंशी हाउस के लिए निकल गई, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद महक ने भी नहीं की थी। अचानक से कुछ गार्ड्स ने उस टैक्सी का रास्ता रोका जिसमें महक थी। इससे पहले कि महक उन गार्ड से बचकर भाग पाती, एक गार्ड ने महक को पकड़ लिया और उसे एक काली गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ देव अपने ऑफिस में बैठा महक के बारे में सोच रहा था और उसका भी मन किया कि वो जाकर महक से मिले। इसी के साथ देव को महक के साथ कुछ अनहोनी होने की आशंका हो रही थी। देव ने अपनी तसल्ली के लिए महक को कॉल की। काफी बार ट्राई करने के बाद भी जब महक ने कॉल रिसीव नहीं की तो देव का डर बढ़ने लगा। उसने फौरन माया को कॉल की और उससे महक के बारे में पूछा, लेकिन महक तो सुबह ही काम के सिलसिले में बाहर निकल गई है। जब वो आएगी तो मैं आपकी उससे बात करवा दूंगी, माया ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। माया को मालूम था कि पिछले कुछ दिनों से देव और महक के बीच टेंशन चल रही है। शायद इसी के चलते महक ने देव का कॉल पिक ना किया हो, लेकिन मामला कुछ और ही था। वही देव का दिल था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने रवि को महक के फोन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहा। जब कुछ देर बाद रवि ने देव को महक के फोन की लोकेशन सेंड की तो देव ने बिना देरी किए कार की चाबी उठाई और रवि की भेजी गई लोकेशन पर निकल गया। लोकेशन एक बाजार की थी जहां पर सेकंड हैंड चीजें कम दामों में बिका करती थी। देव अपने फोन में महक के फोन की लोकेशन देखते हुए एक दुकान के सामने आ गया था। देव ने एक गहरी सांस ली और दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर एक आदमी दुकानदार को महक का फोन बेच रहा था। जैसे ही देव की नजर महक के फोन पर पड़ी तो उसने फौरन आगे बढ़कर उस आदमी से महक का फोन छीनते हुए उससे पूछा, ये फोन तुम्हें कहां से मिला? ओ भाई, कौन है तू? ये मेरा फोन है, समझा, ला दे इधर। ये कहते हुए उस आदमी ने देव के हाथ से फोन छीनना चाहा, लेकिन जवाब ना मिलने पर देव बौंगला उठा और उसने उस आदमी की कॉलर पकड़ते हुए उसे दीवार से लड़ा दिया। देख, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, सच सच बता तुझे ये फोन कहां से मिला? देव ने लाल आंखों के साथ उस आदमी से पूछा तो देव की लाल आंखें देखकर वो आदमी डर गया और वो देव को उस जगह ले आया जहां गार्ड्स ने महक को किडनैप किया था। ये फोन जिस लड़की का था वो कहाँ है? देव ने उस आदमी से पूछा तो उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तब दो काली गाड़ियों ने एक टैक्सी का रास्ता रोक लिया और उस टैक्सी में बैठी एक लड़की को अपने साथ ले गए। क्या तुम्हें गाड़ी का नंबर याद है? देव ने उस आदमी से सवाल किया। हाँ, देखा तो था लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा है, उस आदमी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। तो देव ने एक गहरी सांस ली और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उस आदमी से कहा, अगर तूने मुझे उन दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी का नंबर बता दिया तो तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख की रकम सुनकर उस आदमी की आंखों में लालच दिखने लगा और वो अपने दिमाग पर जोर डालते हुए गाड़ी का नंबर याद करने लगा। लगभग आधे घंटे के बाद उस आदमी को एक गाड़ी का नंबर याद आया और उसने फौरन देव को गाड़ी का नंबर बता दिया। दी गई जुबान के मुताबिक देव ने उसे 10 लाख रुपए दे दिए और रवि को उस गाड़ी की लोकेशन पता लगाने के लिए दे दी। बॉस, अगर फोन की लोकेशन ट्रेस करनी होती तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन गाड़ी की लोकेशन मालूम करने में काम से काम 2 दिन लगेगा, रवि ने झिझकते हुए देव से कहा। तो देव ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए रवि से कहा, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, लेकिन मुझे इस गाड़ी की लोकेशन और इसका मालिक चाहिए। आप टेंशन में लग रहे हैं बॉस, क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? रवि ने देव की बातों के जरिए उसकी फीलिंग को भांपते हुए पूछा। रवि का सवाल सुनकर देव ने एक लंबी सांस खींची और महक के गायब होने की खबर बता दी। देव ने रवि से वादा लिया कि वो इस बात को अपने तक ही रखे, लेकिन रवि ने देव से इस बात का वादा लेने के लिए इनकार कर दिया। जब देव ने रवि से इसकी वजह पूछी तो रवि ने कहा, वो क्या है ना बॉस, ये कार जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है ये तो मैं पता कर लूंगा, लेकिन इसकी लोकेशन पता करने के लिए मुझे नवीन भैया और कामरान भैया के एसेट्स की जरूरत पड़ेगी।
रवि की बात सुनकर देव को समझ आ गया कि ये बात ज्यादा दिनों तक वो छुपा नहीं सकता, चाहे वो जो भी कर ले। आखिर में देव ने फैसला किया कि वो इस बारे सभी को बता देगा। जैसे ही ये बात माया के साथ साथ कीर्ति और कबीर तक पहुंची तो एक पल के लिए वो सभी दंग रह गए। महक के किडनैप होने की वजह से सिर्फ रघुवंशी हाउस और देव के बंगलों में ही नहीं बल्कि लगभग आधे इंडिया में अफरा तफरी का आपका साथ ही हमारी कहानियों की जान है। नई और रोमांचक कहानियों के लिए एम स्टोरी को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के